जीन मैपिंग आज का हमारा टॉपिक है। मॉर्गन एंड हिज स्टूडेंट ये लास्ट टाइम मैं आपको ये बता चुका हूँ कि उसके स्टूडेंट जो है वो स्टेट लेवल वगैरह that develop an idea, कौन सा आइडिया डेवलप किया उन्होंने कि the physical distance between the genes, the physical distance between the genes, that is related to rate of recombination. Morgan and his student developed an idea that physical distance between the genes, that is related to the rate of recombination. Related to rate of recombination. दो बातें हैं यहां पर। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन, क्रोमोसोम जिसके ऊपर जीन लोकेटेड है उनके दरमियान फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं फिजिकली, तो उनके दरमियान जो फिजिकल डिस्टेंस है वो किस चीज के रिलेटेड है? रेट ऑफ रिकम्बिनेशन। व्हाट इज रेट ऑफ रिकम्बिनेशन? दैट इज द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ रिकम्बिनेशन हम किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिकम्बिनेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड recombination frequency can also be denoted as RF। तो हम जब रेट ऑफ रिकम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, we are actually talking about this RF value। so proposal क्या है इस पूरे आइडिया में कि आपके पास RF वैल्यू आ गई किसी भी जेनेटिक क्रॉस में, that could provide you a convenient way, this RF value can provide you a convenient way to determine the order of gene on chromosome, order of genes on chromosome, and it would also give you the estimate of the relative distance between the genes, between the, समझ आ रही है मैंने क्या बोला है यहां पर? आइडिया क्या है कि फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन दैट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ रिकम्बिनेशन, एंड रेट ऑफ रिकम्बिनेशन आप ऑलरेडी कैसे जानते हैं? आरएफ वैल्यू के तौर पर आप उसको जानते हैं, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के तौर पर आप जानते हैं उसको। सो आरएफ वैल्यू अगर आपके पास है, यदि रेट ऑफ रिकम्बिनेशन आपके पास है, तो इट विल गिव यू अ कन्वीनियंट वे। नंबर वन, किसने ऑर्डर ऑफ अ जीन और क्रोमोसोम आप डिटरमिन कर सकते हैं, एंड इसी आरएफ वैल्यू से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। सो जीन मैपिंग हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जीन मैपिंग। इफ जीन मैपिंग क्या चीज है? ये दो चीजें ही जीन मैपिंग है। कि जीन मैपिंग क्या है कि इफ यू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम and distance between, estimate the distance between the genes on a chromosome, this is the gene mapping। लेकिन यहाँ पे आप ये जीन मैपिंग कैसे कर रहे हैं?
with the help of this RF value. So chromosome mapping भी इसको कहा जाता है, जीन मैपिंग को chromosome mapping or gene mapping. If you achieve you get the gene mapping or chromosome mapping by using this RF value, then it is called as genetic mapping. And the map will be called as genetic map. आप जीन मैपिंग कर रहे हैं, क्रोमोसोम मैपिंग कर रहे हैं, और किस मदद से कर रहे हैं? RF वैल्यू की मदद से कर रहे हैं, तो we will call it genetic map. That kind of gene map will be called as the genetic map. तो genetic map क्या हुआ? What is genetic map? That is a type, or that is a kind of gene map or chromosome map which is based on the rate of recombination, which is based on the RF value, which is based on the recombination frequency. समझ आ गई है आपको? So gene mapping का भी समझ आ गई कि what is actually gene mapping? Gene mapping क्या है? Gene mapping is a method, is a technique in which one can get the order of gene on chromosome and can estimate the relative distance between the genes. Gene mapping क्या है? आप क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स का ऑर्डर और उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर सकें, ये जीन मैपिंग है. अगर ये सब कुछ आप RF वैल्यू की मदद से करेंगे तो ऐसे जीन मैप को हम क्या कहेंगे? जेनेटिक मैप. एंड if a chromosome based on the physical distances, based on the physical distances along the chromosome, physical distance मतलब कि आप खुद उसको काउंट करें कि डिस्टेंस कितना है along with the chromosome. So we will call it the physical map. ऐसे जीन मैप को हम क्या कहेंगे? फिजिकल मैप, फिजिकल मैप ऑफ द क्रोमोसोम. अगर RF वैल्यू में किया तो हम उसे कहेंगे जेनेटिक मैप ऑफ द क्रोमोसोम. अगर हमने उसको फिजिकल डिस्टेंसेस अलोंग द क्रोमोसोम मेजर किया तो हम उसको कहेंगे दैट इज द फिजिकल मैप. फिजिकल मैप का जो यूनिट होता है हमारे पास वो है बेस पेयर्स. उसका क्या है? बेस पेयर्स. बेस पेयर्स. ये जब हम आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जाएंगे तो वहां पे ये जो कंसेप्ट ऑफ बेस पेयर है ये मैं आपको समझाऊंगा कि एक बेस पेयर क्या है. एक जीन दूसरे जीन से अगर आप काउंट करें कि कितने बेस पेयर, 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, आप काउंट करें. आप क्या कर रहे हैं? फिजिकली काउंटिंग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं. आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं, आप किसी मशीन की मदद से कर रहे हैं, कंप्यूटर आपकी मदद कर रहा है, कोई चीज आपकी मदद कर रहा है, लेकिन कर क्या, कैसे हो रहा है? काउंटिंग हो रही है बिटवीन द टू जीन्स. फिजिकली काउंटिंग हो रही है किस चीज की? बेस पेयर्स की. 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 100 बेस पेयर, 1000 बेस पेयर, 10,000 बेस पेयर. आपने उस मैप को क्या कहा? दैट इज द फिजिकल मैप. लेकिन आपके पास रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है और उसके बेस पे आपने कहा कि ये जीन दूसरे जीन से इतना डिस्टेंस में है, तो दैट वुड बी द जेनेटिक. अब जैसे कि हमने कहा कि हम जो फिजिकल मैप है उसको उसके लिए यूनिट यूज कर रहे हैं, दैट इज द बेस पेयर. तो इन केस ऑफ द जेनेटिक मैप हम जो यूनिट यूज करेंगे उसको हम कहते हैं मैप यूनिट. जेनेटिक मैप को हम जिस यूनिट में कैलकुलेशन इसकी करते हैं या यूनिट यूज करते हैं दैट इज द मैप यूनिट, जिसको m.u. क्योंकि m मैप यूनिट mu इसको लिखा जाता है. मैंने m.u. क्यों लिखा है कि जब भी आप किसी चीज को एब्रिविएट करते हैं तो ये डॉट
उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज एब्रिविएशन ऑफ सम या एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ समथिंग। एम डॉट यहाँ पे मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू डॉट यूनिट। तो जेनेटिक मैप का जो यूनिट है वो क्या है, मैप यूनिट। सो अब मैं आपको बताता हूं कि ये वन मैप यूनिट है क्या चीज एक्चुअली। वन मैप यूनिट इज एक्चुअली 1% ऑफ रेट ऑफ recombination. What is 1 MU? 1 MU is equal to 1% of rate of recombination. Rate of recombination क्या है? RF. अगर RF की वैल्यू 1 है तो that is equal to 1 MU मैप यूनिट। लेकिन बात यहां पर वो नहीं हुई, बाद में इस यूनिट को जो है तो अदर वो भी आ गए यूनिट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट यूनिट बड़ा यूनिट है दैट इज मॉर्गन। बड़ा यूनिट है मॉर्गन। 1 मॉर्गन दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन, मॉर्गन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमॉर्गन को हम सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी कैपिटल एम। 1 मॉर्गन 1 एम इज इक्वल टू 100 सीएम। क्या मतलब हुआ कि 1 एम इज इक्वल टू 100 सेंटी, 1 मॉर्गन इज इक्वल टू 100 सेंटीमॉर्गन एंड 1 सेंटीमॉर्गन is equal to 1 मैप unit. 1 सेंटीमॉर्गन is equal to 1 मैप unit. 1 सेंटीमॉर्गन is equal to, तो 1 मॉर्गन is equal to 100 सेंटीमॉर्गन and it is equal to 100 मैप unit. क्लियर? 1 मॉर्गन is equal to 100 सेंटीमॉर्गन and that is equal to 100 मैप यूनिट्स। अब दूसरा ये है कि जो जेनेटिक डिस्टेंसेस, हम सबसे पहले आते हैं जी क्रोमोसोम मैपिंग, और क्रोमोसोम मैपिंग में भी हम जेनेटिक मैप की तरफ जाएंगे क्योंकि हम आरएफ वैल्यू के बेस पे करेंगे। तो आरएफ वैल्यू के बेस पे हम जेनेटिक जीन मैपिंग करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उसके कुछ रूल्स जो हैं वो पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल कि जीन जेनेटिक डिस्टेंसेस आर एडिटिव। क्या कहा गया है? कौन से जेनेटिक डिस्टेंसेस? measured by RF वैल्यू, वो हमेशा एडिटिव होंगे। मकसद क्या है इस बात का, समझते हैं इसको। इफ A into B that is 5 मैप यूनिट and B into C that is 10 मैप यूनिट, so A into C कितना होगा? कोई बता सकता है? 15। क्यों? एडिटिव है। 10 plus 5 is equal to 15 मैप यूनिट। जब हम कह रहे हैं कि A to B and B to C, तो जब हम A to C कर रहे हैं तो B must become in the middle। A and C के दरमियान आ रहा है। तो हम इसकी जेनेटिक मैप कैसे बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि दिस इज 5 मैप यूनिट एंड दिस इज 10 मैप यूनिट। हम कह रहे हैं कि दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सो
The distance between A and C, that is 15 मैप यूनिट. सो ये क्या हुआ आपके सामने, ये एक जेनेटिक मैप हो गया. ये जो आपको स्केच नजर आ रहा है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली इसमें 3 जीन, ए, जीन बी, जीन सी, इनके दरमियान उनकी आपको लोकेशन भी नजर आ रही है, साथ ही साथ आपको उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस है वो भी पता चल रहा है. ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, ये डिस्टेंसेस भी आपको पता चल रहा है. अब एडिशनल अगर कोई जीन है तो फिर क्या होगा. फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेके आपको ये समझाता हूं. इफ यू हैव अ जीन पेयर्स एंड आरएफ वैल्यूज की परसेंट वैल्यू जो है खास तौर पर वो आपके पास है. आपको कहा जा रहा है कि जीन ए टू डी, जीन बी टू डी, जीन सी टू डी, दैट इज 8, 13, 23. अब आपको कहा जा रहा है कि इसका जेनेटिक मैप बनाएं. ऑलरेडी रूल आपको पता है कि 1% ऑफ आरएफ वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट. फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 1% ऑफ आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट. अब आपने क्या करना है, आप यहां पर देखें सबसे ज्यादा डिस्टेंस, सबसे ज्यादा आरएफ वैल्यू 23 है. 8, 13 और 23 में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आ रही है, 23% ऑफ आरएफ इज इक्वल टू 23 मैप यूनिट. इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा दूर जो है वो सी और डी है. आप क्या करें, सिंपल यहां पर एक सी और डी को प्लॉट कर दें और बताएं जी कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज 23 मैप यूनिट. हमने क्या किया, हमने सबसे बड़े डिस्टेंस को लिया जो सबसे दूर थे, वो 23 थे. हमने सी और डी जीन को प्लॉट किया 23 मैप यूनिट पे. अब कह रहे हैं जी कि जो डी टू बी है वो 13 है. डी टू बी जो है दैट इज 13. कितना है मैप यूनिट. और ए टू डी दैट इज 8 मैप यूनिट. अब आपको पता क्या चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 13 minus 8, 5 मैप यूनिट. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, 10 मैप यूनिट. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, 15 मैप यूनिट. मुझे समझ सारा क्लियर हो गया कि नहीं. दिस इज व्हाट, दिस इज द जीन एंड स्पेशली दिस इज द जेनेटिक में. आप देख रहे हैं मुझे आरएफ वैल्यू सिर्फ बताई गई और उस आरएफ वैल्यू से मैंने उन तीनों जीन, 4 के 4 जीन थे ए बी सी डी, उनकी पोजीशन भी आपको बता दी, मालूम कर दी और मुझे तमाम जीन के दरमियान डिस्टेंसेस भी पता चल गए. ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ आपके सामने. दिस इज द जेनेटिक मैप. अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और रूल है. आप जब किसी भी क्रॉस में जब जेनेटिक मैप बनाने जाएं, जीन मैपिंग करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है और मैं अब उसकी तरफ जाऊंगा कि रूल्स की मैं बात कर रहा हूं. पहले तो मैंने कहा कि एडिटिव्स है, अब कुछ और रूल्स भी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. यू मस्ट कंसिडर एंड यू मस्ट नो अबाउट दोस रूल्स. कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेनेटिक मैप आपने करना है. हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ
जेनेटिक में उसको करते हुए हमें कौन से रूल सामने रखने चाहिए? एक तो मैंने आपको कहा एडिटिव है, दूसरा रूल ये है कि आरएफ वैल्यू बिटवीन टू जीन्स, दो जीन्स के दरमियान आरएफ वैल्यू जो आती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो आती है, दैट कैन नॉट एक्सीड 50%। रूल क्या है? 50% से आरएफ वैल्यू एक्सीड नहीं हो सकती। हमेशा दो जीन के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी दैट मस्ट बी लेस देन 50%। इफ a recombination frequency between two genes that is 50 or above 50, तो उसका क्या मतलब होगा? उसके कई मतलब होंगे। इफ मैं बता रहा हूं आपको, इफ अ जीन या आरएफ वैल्यू बिटवीन द जीन दैट इज 50 or more, आरएफ क्या है? 50 or more, तो इसके कई मतलब होंगे। पहला मतलब क्या होगा? नंबर 1, बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ लिंक्ड जीन। नंबर 2, either on different chromosome or number 3, far apart from each other। 3 मतलब है इसके। समझ आ रही है आपको कौन कौन से 3 मतलब? पहला मैंने बोला बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ लिंक्ड जीन, कि आपके पास लिंक्ड जीन का एक ग्रुप है और एक और ग्रुप बने हुए हैं। अगर दो जीन के दरमियान उसका जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है 50 और अबव है, इसका मतलब ये है कि दैट बिलोंग टू अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन। ये इस ग्रुप का है ही नहीं, या ये दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ही नहीं है, सेम क्रोमोसोम नहीं है। आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हम कह रहे हैं कि लिंकेज के लिए तो हमने 2-3 रीजन बताए थे कि दैट जीन मस्ट बी लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड क्लोजर टू ईच अदर। वो दोनों क्राइटेरिया यहां पर नहीं है। अगर होंगे तो 50 से उसका वैल्यू कम होगी। जितना कम होगा इसका मतलब है कि उतना वो क्लोज है, जितना वो दूर होंगे इसका मतलब है कि वो क्लोजर के क्राइटेरिया में नहीं आते। ये समझ आ रही है आपको? ये रूल है उसमें। अच्छा, एक और रूल की तरफ भी हम जा रहे हैं, वो है जो आपको जब भी हम ये जेनेटिक मैप बनाते हैं, इसमें एक हमारे पास प्रोडक्ट आता है जो कि अक्सर बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट होता है। उसकी रीजन है और उसको हम कहते हैं डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट या डबल क्रॉस ओवर, जिसको DCO से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल क्रॉस ओवर SCO, नॉन क्रॉस ओवर NCO और डबल क्रॉस ओवर DCO। ये कोड वर्ड यूज होते हैं इसमें जेनेटिक मैपिंग में। सबसे पहले क्योंकि मैं यहां पर रूल में बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी आसान है, कोई मसला नहीं होगा इनमें।
कोई जेनेटिक मैप में कोई ज्यादा मसाइल नहीं आते। मसला अगर आ रहा है तो वो इधर से आ रहा है, डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट। पहले इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर जब हम जाएंगे तो वहां पर हम इसको देखेंगे कि हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं वहां पे इंप्लीमेंट कैसे होंगे। व्हाट इज डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट? व्हेन टू सेपरेट इवेंट ऑफ क्रॉस ओवर, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग क्रॉस ओवर को, टेक्स प्लेस बिटवीन टू जीन्स। टू जीन या उनको हम दो पॉइंट भी कह सकते हैं, दो लोकेशन भी कह सकते हैं, दो जीन भी कह सकते हैं। मतलब क्रॉस ओवर हो रहा है दो जीन के दरमियान, वो दो लोकेशन है, वो दो पॉइंट्स हैं, तो हम मल्टीपल वर्ड यूज कर सकते हैं। व्हेन टू सेपरेट इवेंट ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन टू पॉइंट्स, वो पॉइंट कौन से होते हैं? जीन्स होते हैं। व्हेन टू सेपरेट इवेंट ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन टू लोकेशंस, वो लोकेशन कौन सी होती है? जीन्स की होती है। व्हेन टू सेपरेट इवेंट ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन टू जीन्स, जैसे आपकी मर्जी है आप उसको ऐसे, मतलब सब बातों का एक ही है। आपके पास सिंगल क्रॉसओवर से जो प्रोडक्ट आता है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। इससे तो हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी क्रॉसओवर होगा सिंगल क्रॉसओवर तो दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द पैरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि व्हेन देयर इज डबल क्रॉसओवर, तो डबल क्रॉसओवर मसला क्यों पैदा होता है? बिकॉज इट रिस्टोर द ओरिजिनल पैरेंटल कॉम्बिनेशन। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओरिजिनल पैरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सी होती है? जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है, और जो कि नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट से आती है आपके पास। मैं अब आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये सारा कुछ हो कैसे रहा है। थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन की तरफ जाऊंगा, उसकी बदल दूंगा। हमारे पास एक क्रोमोसोम है, मैंने पहले भी इसी इलस्ट्रेशन की मदद दी थी। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, यहां पर व्हेन देयर इज डबल क्रॉस ओवर, जब डबल क्रॉस ओवर होगा तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर क्रॉस ओवर नहीं हुआ, क्रॉस ओवर, तो यहां पर बनने वाले गैमीट कौन से होंगे? एनसीओ गैमीट्स। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये कौन से प्रोडक्ट है? आप यहां पर एनसीओ प्रोडक्ट है। अगर यहां पर एक सिंगल क्रॉसओवर हो गया, एससीओ जिसको हम कहते हैं, एससीओ, वो प्रोडक्ट क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। क्या मैंने ठीक लिखा है? इसमें आपके पास वो कॉम्बिनेशन आ गई है जो आपके पास एनसीओ में नहीं थी। अब डबल क्रॉसओवर में क्या होगा? मैं दोबारा इसको खत्म कर रहा हूं और अब आपको मैं डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सबको अलग अलग बनाना है, मैं एक के अंदर अल्ट्रेशन कर रहा हूं। मैंने उसके अंदर सिंगल क्रॉसओवर बनाया और उसके प्रोडक्ट बना दिए।
अब मैं इसको डबल क्रॉसओवर आपको बताता हूं कि वो कैसे होगा। डबल क्रॉसओवर की पहले डेफिनेशन को देख लें। When two separate event of crossover between takes place between the two genes, जीन आपके पास दो हैं, A and B। जीन आपके पास कितने हैं? 2 जीन्स। डेफिनेशन क्या है डबल क्रॉसओवर की? टू सेपरेट इवेंट ऑफ क्रॉसओवर बिटवीन द 2 जीन। 2 जीन्स है आपके पास, यहां पर एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट हुआ। आपके सामने ये क्या शो हो रहा है? डबल क्रॉसओवर। डेफिनेशन ये है कि when two separate event of crossover takes place between two genes A and B, these are the 2 genes, number 1 crossover and number 2, मैं इनको चले लेबल भी कर देता हूं, नंबर 1 नंबर 2। डबल क्रॉसओवर के दरमियान 2 इवेंट हुए, नंबर 1 नंबर 2। मैं एरो भी लगा देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद हाईलाइट हो जाए। दो डबल जो 2 सेपरेट इवेंट है, मैं बल्कि इसको यहां से भी बता देता हूं आपको कि मैं इन सेपरेट इवेंट की बात कर रहा हूं। इधर 2 सेपरेट इवेंट, नंबर 1 नंबर 2। अब आपके मुझे कोई रिजल्ट बताया, अब कौन से कैपिटल बनेंगे? कैपिटल है, दोबारा कौन सा बनेगा? कैपिटल है, घूम के फिर कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल है, स्मॉल बी। आप देखें ना, देखिए ये चलना शुरू हुआ है यहां से ए, फिर नीचे गया, फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आया, तो कॉम्बिनेशन कौन सी बन गई? कैपिटल ए और कैपिटल बी। स्मॉल ए पहले नीचे 180 पे ऊपर आया, 180 पे फिर पलटा खा गया, 360 पे उसी जगह पे स्मॉल बी पे आ गया। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस जब भी डबल क्रॉसओवर होगा, इट विल रिस्टोर द ओरिजिनल पैरेंटल कॉम्बिनेशन। अब समझ आई आपको? सो दो केसेस में तो आपको पता भी नहीं चलता। आपके पास इस वक्त डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट ये है और नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट ये है, दोनों में आप फर्क कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि डबल क्रॉसओवर में जो दूसरा क्रॉसओवर हुआ है उसने वो जो 180 को दोबारा 360 पर एक और टर्न देकर रिस्टोर कर दिया है पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो आप दो जीन्स को लेकर डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते टू गेट ऑफ द नॉन क्रॉसओवर। सो मसला क्या है? आपने जब भी जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट करना हो, इन सब के बाद अब हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं? फाइनल कंक्लूजन हमारा ये हुआ इस सब के बाद कि आप जब भी आरएफ वैल्यू जो होगी वो लेस देन 50% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। डबल क्रॉस और प्रोडक्ट जो है they cannot be detected। In case of two genes, in case of two genes, so आप चूंकि डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट दो जीन्स के केस में डिटेक्ट ही नहीं हो सकता, तो जब भी आपने कंस्ट्रक्शन जेनेटिक मैप करनी है तो यू मस्ट रिक्वायर एटलीस्ट 3 जीन्स। आप कम से कम कितने जीन चाहिए? सो एक और रूल ये है कि आपने टेस्ट क्रॉस करना है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। आपने क्या करना है? टेस्ट क्रॉस करना है। सो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जीन्स की कितनी है? 3। इफ अ टेस्ट क्रॉस involve
two genes, we called it 2-point test cross. 2-point test cross. And if a test cross involves 3 genes, so we call it 3-point test cross. We call it 3-point test cross. अगर उसमें कितने जीन इन्वॉल्व होंगे? 3 जीन इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? And if it involves 2 genes, 2-point test cross. यहां तक क्लियर है? अब हम एक एग्जांपल से लेंगे और 3-point test cross करेंगे. तो what is 3-point test cross? A test cross involving 3 genes. So that is 3-point test cross. अब हम स्पेसिफिक होते होते कहां पे पहुंच गए हैं? टेस्ट क्रॉस पे आ गए हैं. हम करना क्या चाह रहे हैं? जीन मैपिंग करना चाह रहे हैं, जेनेटिक मैपिंग करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जीन मैप करना चाह रहे हैं. और हम कहां पे पहुंच गए हैं? 3-point test cross पे. This is one of the more efficient mapping technique. सबसे पहले मैं जिस एग्जांपल को लेके चलने जा रहा हूं इस 3-point test cross को आपको समझाने के लिए, तो उसके लिए मैं ड्रोसोफिला के 3 जीन लूंगा. 3 पॉइंट है, 3 जीन होंगे. ड्रोसोफिला के मैं 3 जीन ले रहा हूं. नंबर 1 ST स्कारलेट आइज. कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? ST स्कारलेट रेड नहीं है, रेड दूसरा है. चलिए मैं आपको मजीद ST प्लस रेड आई. अब मुझे कोई इसको एक्सप्लेन कर दे इस पूरे लाइन को. ST जो है दैट इज रिसेसिव और ST प्लस जो है ये डोमिनेंट. ये ठीक है, ये मुझे समझ आ गई. और कोई और? कोई इसको मजीद जल्दी करें ना, टाइम क्यों जाया कर रहे हैं आप लोग? जी म्यूटेंट है, ठीक है. आगे इसके अलावा ST हमने नोटेशन कहां से लिया है? तो नोटेशन हम इसमें कहां से लेंगे? जो रिसेसिव है. रेड यहां पर क्या है? ST प्लस. क्यों? डोमिनेंट और वाइल्ड कैरेक्टर है. यह आपका जीन नंबर 1 होगा. दूसरे नंबर पे है E फॉर एबनी बॉडी कलर, और E प्लस ग्रे बॉडी कलर है. नंबर 3 SS स्पाइनलेस, और SS प्लस दैट इज द नॉर्मल ब्रिसल्स. All genes are linked. All 3 genes they are linked. कहां पर? On chromosome नंबर 3 पे, on ड्रोसोफिला. अगर हम इन तीनों को मजीद, अगर मैं इन, जैसे कि मैंने आपको जीन साथ लिखवा दिए, इसको मैं ले रहा हूं, तो ये हो गया ST E SS रिसेसिव हो गए, ST प्लस E प्लस SS प्लस क्या हो गए? डोमिनेंट. ठीक है, क्लियर है आपको ये? आगे चलो.
अब हमने चूंकि क्या करना है, अब कंस्ट्रक्ट करना है जेनेटिक मैप को, तो हम एक टेस्ट क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम एक कैसे करते हैं? व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? हेटेरोजाइगोट को हम जब होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करेंगे तो इसका अब ये आपके सामने है STESS। ये क्या है आपके सामने? हेटेरोजाइगोट और हाइब्रिड है। इसका होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा? STESS। जब आप इस टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन आएंगी। वो कौन सी होंगी? ST प्लस, E प्लस, SS प्लस। STESS। दूसरा होगा STESS, STESS। ठीक है, मतलब ऑल वाइल्ड, ऑल म्यूटेंट। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 1 है ये, नंबर 2 है, नंबर 3 पे जाएंगे हम। ST प्लस, ESS, STESS। ये हो गया एबनी स्पाइनलेस। क्या हो गया? एबनी। 4th नंबर पे STE प्लस, SS प्लस, STESS। 5 नंबर पे ST प्लस, E प्लस, SS, STESS। अच्छा, ये हो गया स्कारलेट, ये हो गया स्पाइनलेस। छठे नंबर पर ये आ गया आपके पास STESS प्लस, STESS, स्कारलेट एंड एबोनी, स्कारलेट एंड एबोनी। और 7 और 8 यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं इधर ले आता हूँ। 7 नंबर पे आपके है STESS, STESS, और ये हो गया इसका फिनोटाइप एबोनी। और 8 नंबर पे हमारे पास है ST प्लस, ESS, STESS। जी हो चुका है, सही है। E प्लस, स्कारलेट एंड स्पाइनलेस। कितनी कॉम्बिनेशन आ गई हमारे पास? 8। अब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 283, 278, 50, 52, 5, 3, 43, 41। हमें कहा जा रहा है कि आप इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, इसके मेल बने। ये हमें क्वेश्चन मिला है। ये 8 टेस्ट क्रॉस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट हमें दिए गए हैं और आपको कहा जा रहा है कि क्या करना है, आपने क्या करना है, जेनेटिक में। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज है, कितने क्रॉस हुए हैं इनके दरमियान, और आपके पास उस टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में ये नंबर्स आए हैं, ये फ्रीक्वेंसी आई है, और आपको क्या कहा जा रहा है कि आप क्या करें, जीन मैपिंग करें, बताएं कि ये तीनों जीन किस पोजीशन पे हैं और कितने डिस्टेंस पे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका टोटल नंबर मालूम करेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें जो आपके पास पॉपुलेशन नहीं बल्कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि वो जो ऑफस्प्रिंग टेस्ट क्रॉस के आए हैं टोटल कितने आए हैं, काउंट करें आपके पास क्या नंबर आता है। $755, that is the total number, that is the total number। पहले स्टेप हमने क्या किया, हमें ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में 8 टेस्ट क्रॉस प्रोडक्ट था और कॉम्बिनेशन थी टेस्ट क्रॉस प्रोडक्ट की, उसमें मुख्तलिफ नंबर दिए गए थे। हमने सबसे पहले हमने देखते ही क्या किया, सबसे पहले उनको काउंट किया। हमने क्या किया, इन सबको काउंट किया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल नंबर जो हमें प्रोडक्ट की दी गई थी प्रोजेक्ट की, उसको हमने कैलकुलेट किया। टोटल नंबर हमारे पास आ गए, कितने आ गए हमारे पास, 755। अब उसके बाद हमने उस डेटा को देखना है और डेटा की ग्रुपिंग करनी है। कैसे ग्रुपिंग करनी है, बिफोर मूविंग फर्दर, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ उस प्रोजेक्ट को मालूम किया। दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं। हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट और लीस्ट फ्रीक्वेंट ग्रुप को अलग करना है। हमारे पास टोटल 8 है। मोस्ट फ्रीक्वेंट इसमें जो 2 हैं वो ये दोनों हैं, और लीस्ट फ्रीक्वेंट जो है वो ये दोनों हैं। 283 एंड 278 हमने उनको एक ग्रुप बनाया, और जो 5 और 3 थे उनको हमने अलग ग्रुप बना दिया। बाकी कितने रह गए, 4। बाकी कितने रह गए, 4। अब जो सबसे ज्यादा है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उनको हमने कहा NCO, लेबल कर दिया उनको हमने NCO। जो सबसे ज्यादा होंगे जिनको हमने किया, उनको हमने लेबल किस चीज से किया, NCO का क्या मतलब है, नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। और जो सबसे कम थे उनको हमने लेबल कर दिया DCO, डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। और जो बाकी 4 रह गए वो क्या होंगे, SCO एंड SCO। हमने क्या कर दिया, तो अब हमने तमाम के तमाम डेटा को ग्रुप बना दिया। ऐसा है कि नहीं, हमने सबसे ज्यादा जो 2 थे उनको हमने NCO कहा, जो सबसे कम थे वो DCO, और बाकी जो 4 रह गए उनको हमने क्या कहा, SCO। अब अगर हमने मजीद आगे चलना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो की स्टेप है, हम उस की स्टेप की तरफ आ जाएंगे। और की स्टेप ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए जीन। ये जो जीन्स है इनकी करेक्ट ऑर्डर सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे कि इनके करेक्ट ऑर्डर क्या है। समझ आ रही है आपको,
समझ आई है कि नहीं इस बात की? समझ इसलिए नहीं आई कि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि व्हाट इज मीन बाय द करेक्ट ऑर्डर। हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि डिटरमिनेशन ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ जीन, तो हमने डिटरमिन तब करना है कि पहले हमें ये पता हो कि व्हाट इज मीन बाय द करेक्ट जीन ऑर्डर। करेक्ट जीन ऑर्डर का मतलब क्या है? तो करेक्ट जीन ऑर्डर का मतलब ये है कि विच जीन कम इन द मिडल, किस जीन को दरमियान में आना चाहिए। ये 3 है ना, कितने हैं? 3 जीन्स हैं, ST, E और SS। कितने जीन्स हैं आपके पास? 3 हैं। अब करेक्ट जीन ऑर्डर का मतलब ये है कि विच जीन कम इन द मिडल, एक साइड या दूसरी साइड में कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इन तीनों में से दरमियान में कौन सा आना चाहिए, वो उससे फर्क पड़ेगा। अगर एक राइट पे आता है दूसरा लेफ्ट पे, या दूसरा राइट पे दूसरा लेफ्ट पे, उससे कोई फर्क सिर्फ और सिर्फ इससे पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा मिडिल में आ रहा है। सो करेक्ट जीन ऑर्डर का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिटरमिन द करेक्ट जीन ऑर्डर, यू मस्ट डिटरमिन द विच जीन कम इन द मिडिल। एंड हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव? 3 ऑप्शन, ST, E, SS। सो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा में जिसको हमने लेबल किया NCO, SCO एंड DCO, हम इनमें से DCO के दोनों ऑप्शन लेंगे और उसकी मदद से हम करेक्ट जीन ऑर्डर डिटरमिन करेंगे। ये जो 2 हमारे पास थे उनमें क्या है? ST प्लस E प्लस SS, ST, E और SS प्लस। हम इनको लेकर इनकी मदद से करेक्ट जीन ऑर्डर डिटरमिन करेंगे। कैसे? हम नंबर 3 हमारे पास जीन है, तो तीनों को एक दफा हम एक को सेंटर में रखेंगे, दूसरी दफा दूसरे को रखेंगे, तीसरी दफा तीसरे को रखेंगे। तो हम करते हैं जी डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं जी कि E प्लस ST प्लस SS प्लस E ST SS। हमने सबसे पहले किसको दरमियान में रखा? ST। किसको दरमियान में रखा सबसे पहले हमने? फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है ST से, उसको सेंटर में रख के फिर हम ST प्लस E प्लस SS प्लस ST E SS। अब हम लास्ट वन कौन सा रह गए? SS। E प्लस ST SS। हमने क्या किया? हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं इस वक्त? वी आर गोइंग टू डिटरमिन द करेक्ट जीन ऑर्डर। और उसके लिए हमने क्या किया? हमने पेरेंट के 3 पॉसिबल ऑप्शंस रखे। उन तीनों में फर्क क्या है? तीनों में जो मिडिल जीन है वो उसकी पोजीशन मुख्तलिफ है, एक में ST है, एक में E है, एक में SS है। हम करने क्या जा रहे हैं? इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसलिए इसी को यूटिलाइज करूंगा। आपने आगे जाकर एरो लगाकर इन द नेक्स्ट स्टेप दोबारा इसके जो मैं अभी करने जा रहा हूं ये आपने दोबारा करना है। मैं इनके दरमियान क्रॉस ओवर कर रहा हूं। मैंने क्या कर दिया? डबल 2 क्रॉस ओवर। क्या कर दिया मैंने? डबल क्रॉस ओवर बना दिया। सो अब इसका प्रोडक्ट लिखिए आप तीनों का। आपने प्रोडक्ट लिख दिया, आपने उसी तरह आगे चलना है। पहले ओरिजिनल कॉम्बिनेशन थी, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये। अब इनकी प्रोजेनी में लिखूंगा कॉम्बिनेशन में। इधर देखें क्या आ रहा है? E प्लस ST SS प्लस। कौन सा? E प्लस ST SS प्लस।
दूसरा क्या है एस टी प्लस एस एस। यहाँ पे क्या आ रहा है एस टी प्लस एस एस प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है ई प्लस एस एस। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ रहा है एस एस ई प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है एस टी एस एस प्लस ई। ठीक है, हमने डबल क्लास और प्रोडक्ट तीनों कॉम्बिनेशन के ले लिए। अब मैच कर लीजिए आप इन दोनों के साथ इसको, कि वहां पे कौन से जो दो हैं वो इसके साथ मैच हो रहे हैं। वहां पे वो कौन से हैं जो इसके साथ, यहां पे क्या है एक दफा देख लेंगे यहां पे हमने मैच किससे करनी है, एस टी प्लस ई प्लस और एस एस और एस टी ई एस एस। ऐसा कोई है आपके पास? कोई ऐसा है कि जिसमें एस टी प्लस हो ई भी हो लेकिन एस एस ना हो? एस टी प्लस ई प्लस एस एस, एस टी प्लस ई प्लस एस एस, एस टी प्लस ई प्लस एस एस। मेरे बैकग्राउंड तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है एस टी प्लस ई प्लस एस एस, यही है। दूसरे की तरफ जाता हूं एस टी ई एस एस प्लस, एस टी ई एस एस प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो डेटा मिला था वो इसके साथ मैच हो गया, इन दोनों के साथ मैच नहीं हुआ। सो व्हाट इज द करेक्ट चेन ऑर्डर? लास्ट वन। व्हाट इज द करेक्ट चेन ऑर्डर? बोलिए, कोई समझ आ गई है? लास्ट वन क्या है? एसएस कम इन द मिडिल। करेक्ट चेन ऑर्डर क्या हुआ? एसएस को कहां पे आना चाहिए? मिडिल में आना चाहिए। हम जिस कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं वो क्या है? उसमें ई मिडिल में। सो वी आर मूविंग विद अ रॉन्ग जीन ऑर्डर। करेक्ट जीन ऑर्डर क्या है कि एसएस को कहां पे होना चाहिए? हमारा ऑर्डर हमें पता चल चुका है कि हमारा ऑर्डर रॉन्ग है, गलत है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे ऑर्डर को हम दोबारा लिखेंगे, रीराइट करेंगे इन सबको विद करेक्ट जीन ऑर्डर। करेक्ट जीन ऑर्डर हमारे पास क्या है कि एसएस इन द मिडिल वाला है, एसएस दरमियान में आना चाहिए। तो अब वो जो 8 के 8 कॉम्बिनेशन है उनको आप दोबारा लिखेंगे विद करेक्ट जीन ऑर्डर। बिफोर मूविंग फर्दर उन 8 के 8 को क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे विद द करेक्ट जीन ऑर्डर। ये जो हमारे पास जीन ऑर्डर था ये सारे का सारा क्या निकला, ये रॉन्ग है, इसलिए हम करेक्ट जीन ऑर्डर के साथ आएंगे। उसमें क्या है कि एस टी प्लस एस एस प्लस ई प्लस एस टी एस एस ई नंबर 1, नंबर 2 एस टी एस एस ई एस टी एस एस ई, थर्ड वन एस टी प्लस एस एस ई एस टी एस एस ई, फोर्थ वन एस टी एस एस प्लस ई प्लस एस टी एस एस ई, फिफ्थ वन है हमारे पास फिफ्थ वन एस टी प्लस एस एस प्लस ई एस टी एस एस ई, सिक्स्थ वन है एस टी एस एस ई प्लस एस टी एस एस ई, सेवंथ वन है दैट इज एस टी प्लस एस एस ई प्लस एस टी एस एस ई, और 8 में है एस टी एस एस प्लस ई एस टी एस एस ई, एस टी एस एस ई। हमारे पास है सारे
हमने दोबारा लिख दिया, इनके नंबर भी दोबारा लिख देते हैं 283 278 15 52 43 41 5 और 3 हमने रीराइट कर दिया सारा 283 278 50 52 43 41 5 और 3। अब हम दोबारा उसी तरह करेंगे, जो सबसे ज्यादा है जो कि आपके पास 283 278 इनको हम NCO हम क्या लिखेंगे, और जो सबसे लीस्ट है हमारे पास उनको हमने क्या लिखा DCO, और जो दरमियान में 4 है उनको हमने क्या लिखा SCO। समझ आ रही है आपको? हमने सिर्फ जो चेंज किया वो क्या किया चेंज, हमने पोजीशन चेंज की है जी, दोबारा उसको रेसिंग कर दिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने जब अभी हमारा करेक्ट जीन ऑर्डर है, अब हमने क्या करना है लोकेशन ऑफ द क्रॉसओवर बताना है। क्या बताना है हमने, लोकेशन ऑफ द, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है लोकेशन ऑफ क्रॉस ओवर, हमने ये बताना है। क्या बात बताना है हमने, लोकेशन ऑफ, ये देखें हम ओरिजिनल क्या है ST प्लस SS प्लस E प्लस। अब जहां पे डिफ्लेक्शन आएगी तो वहां पे इसका मतलब है कि क्रॉस ओवर हुआ है, ST प्लस मतलब यहां पर क्रॉस ओवर हुआ है। समझ आ रही है आपको? ओरिजिनली क्या होना चाहिए था ST प्लस SS प्लस E प्लस, लेकिन ST के बाद SS और E है, म्यूटेंट आ गए हैं जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमने वहां पर क्या कर दिया लाइन लगा दी, ऑब्लिक निशान लगाया अपने उस क्रॉस ओवर। अच्छा ST SS प्लस E प्लस, इसका मतलब है कि यहां भी क्रॉस ओवर, ST प्लस SS प्लस और आगे E है, इसका मतलब है यहां भी क्रॉस ओवर होगा। ST SS फिर प्लस है, इसका मतलब है यहां भी क्रॉस ओवर होगा। समझ आ रही है आपको मैं कहां लाइन लगा रहा हूं जी? आपको समझ आ रही है कि कहां कहां क्रॉस ओवर हुआ है, लोकेशन की समझ किसके अंदर क्या है, 6 में कैसे हुआ, ST SS दोनों म्यूटेंट हैं, तीसरा वाइल्ड है, ग्रुप चेंज हो गया ना। देखिए ये दोनों वाइल्ड है, ये म्यूटेंट है, यहां पर या टोटल वाइल्ड है, टोटल म्यूटेंट होने चाहिए, यहां पे वाइल्ड है उसके बाद दोनों म्यूटेंट है, हमने वहां पे क्रॉस लगा दिया। यहां पे म्यूटेंट है फिर दोनों वाइल्ड है, हमने उधर जहां पे शिफ्ट हुआ, यहां पे दोनों वाइल्ड थे फिर म्यूटेंट हमने शिफ्ट किया, दोनों म्यूटेंट है वहां पे वाइल्ड है। अब ये इसमें देखें आखिरी वाले में, ये जरूर गौर से देखें, पहला ST जो है वो वाइल्ड है, फिर दूसरा जो है म्यूटेंट है, हमने दरमियान में क्रॉस लगा दिया, लाइन लगा दी, यहां पे क्रॉस हो, फिर म्यूटेंट के बाद फिर वाइल्ड है अनदर। इसी तरह ST म्यूटेंट है, SS वाइल्ड है, प्लस SS प्लस के बाद फिर E फिर म्यूटेंट है। समझ आ गई है? हमें समझ आ गई है कि कहां कहां पे क्रॉस ओवर हुआ है। समराइज ये है जी कि हमने जब करेक्ट जीन ऑर्डर लिखा दोबारा सारा, हमने क्योंकि वो डबल क्रॉस ओवर को यूज करके हमने क्या किया, करेक्ट जीन ऑर्डर डिटरमिन किया। करेक्ट जीन ऑर्डर डिटरमिन करने का मतलब क्या होता है कि कौन सा जीन मिडिल में होना चाहिए।
कौन सा जीन? तो कौन सा जीन हमें डिटरमिन हुआ कि मिडल में आया? एसएस। हमने उन तीनों ऑप्शन को जब यूज किया तो हमें पता चला कि कौन सा जीन मिडल में आना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो डेटा था वो एसएस के साथ मिडल में नहीं था, वो गलत था। तो हमने सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर के साथ दोबारा लिखा। जब लिखा तो उसके बाद हम आगे लोकेशन ऑफ क्रॉसओवर मालूम कर रहे हैं। अब जब लोकेशन ऑफ क्रॉसओवर मालूम कर रहे थे तो जो नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट है वो देखें, उसमें या तो टोटल वाइल्ड है या टोटल म्यूटेंट है, या टोटल वाइल्ड है या। अब हम जब आगे चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे इस ग्रुप में पता चला कि ये सिंगल क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पर। अब हम उस सिंगल क्रॉसओवर को ढूंढने निकले हैं। हमने देखा कि पहला वाइल्ड है, उसके बाद दोनों म्यूटेंट है। इसका मतलब है कि जहां से वाइल्ड और म्यूटेंट के दरमियान क्रॉसओवर हुआ है। फिर हमने देखा कि अगला म्यूटेंट है और उसके बाद दोनों वाइल्ड है, तो इसका मतलब है कि सिंगल क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है। फिर दोनों वाइल्ड है और उसके बाद एक म्यूटेंट है, तो इसका मतलब है कि क्रॉसओवर यहाँ हुआ है। और यहाँ पे इसी तरह हम चलते चलते जब सेकंड क्लास में पहुंचे तो हमें पता चला कि पहला वाइल्ड दूसरा म्यूटेंट, मतलब दोनों के दरमियान, फिर दूसरा म्यूटेंट तीसरा वाइल्ड, फिर यहाँ पर तो डबल क्रॉस। लोकेशन हमने क्या कर दी? मालूम कर दी। अब जब हमने लोकेशन मालूम कर दी तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ आरएफ वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगला स्टेप हमारा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। समझ आ रही है आपको? हमारे पास तीन पोजीशन है, एसटी, एसएस, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एसएसई और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एसटीई। तीन जीन है, एसटी, एसएस और ई। हमने तीनों का दरमियान में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मालूम कर दी है। अब सबसे पहले है एसटी और एसएस। हमने मालूम करना है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी हम सबसे पहले मालूम कर चुके हैं 755। वो क्या था? 755। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितनी है बिटवीन एसटी और एसएस? हम देख रहे हैं इधर तो कोई क्रॉसओवर हुआ ही नहीं है, मतलब नो क्रॉसओवर। एसटी और एसएस के दरमियान एक ये क्रॉसओवर हुआ है और एक ये क्रॉसओवर हुआ है, एक यहां पर भी हुआ है और एक यहां पर भी हुआ है। हम लाइन देख रहे हैं कि एसटी और एसएस के दरमियान कितनी जगहों पे लाइन है, कितनी जगहों में? 1 2 3 4। कितने हैं ये? 50 प्लस 52 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, क्योंकि आरएफ वैल्यू परसेंट वैल्यू तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं एसएस और ई के दरमियान। वहां पर भी वही फार्मूला है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, दैट इज 755। एसएस और ई के दरमियान एक ये है, दूसरा ये है और बाकी दो ये है। अब क्या हुआ? 43 41 प्लस 5 प्लस कितना है? प्लस 3 इंटू 100। अब इन दोनों को आप क्या करें? इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताएं। इन दोनों को सॉल्व करें जल्दी पहले। ये कितना परसेंट आ रहा है? ऊपर वाला कितना आ रहा है और नीचे वाला कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके मुझे बताएं। 14.6 14.6% जो है एक वैल्यू आ गई है।
पूरा 12.18 इज इक्वल टू 12.2 12.2%। हमें दो जीन्स के दरमियान फर्क पता चल गया। देखें, हम जानते हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा सा देखिए। लोकेशन हमें मालूम है कि एस टी, एस एस और ई, दरमियान में कौन सा है? एस एस। हमने इन दोनों के दरमियान आर एफ वैल्यू मालूम किया, वो है 14.6, और इन दोनों के दरमियान मालूम किया वो है 12.2। तो इन दोनों के दरमियान कितना होगा? 14.6 प्लस 12.2, क्योंकि हम कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आर एडिटिव। क्या हो गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन एस टी एंड एस एस प्लस recombination frequency SS and E, which is equal to 14.6 plus 12.2 is equal to 26.8%। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको वेरीफाई करते हैं, ये 26.8 आ रहा है या नहीं आ रहा, हम इसको नहीं देखते, हम इस 26.8 को वेरीफाई करते हैं। हम जो आर एफ एस टी एंड ई को खुद ही कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। टोटल नंबर हमारे पास 755 है। एस टी और ई के दरमियान एक क्रॉस, एस टी और ई के दरमियान एक ये है 50, एस टी और ई के दरमियान एक क्रॉस ओवर ये है 52। इस वक्त गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ खास तौर पे एस टी और ई के दरमियान एक ये है 50, एस टी और ई के दरमियान एक ये है 52, एस टी और ई के दरमियान एक ये है 43, एस टी और ई के दरमियान एक ये है 41। अच्छा, एस टी और ई के दरमियान दो हैं, तो मतलब 5 into 2, और एस टी और ई के दरमियान यहां भी दो हैं, तो 2 into 3। अब इसको सॉल्व करें, 10 कर दे, इसको 6 कर दे और इसको जमा करें। अगेन यही आंसर आ रहा है आपके पास 26.8। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? मतलब कि हमारा वो आंसर ठीक था। तो आपके जेनेटिक में क्या हुआ, 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मेप यूनिट। वो फार्मूला हम यूज करते हैं। हम एस टी और ई के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 26.8 मेप यूनिट, उसमें जो एस टी एस एस के दरमियान दैट इज 14.6 मेप यूनिट एंड दैट इज 12.2 मेप यूनिट। ये क्या है हमारे पास? जेनेटिक में। ये क्या आ गया हमारे पास? जेनेटिक में। अब हमें थोड़ा सा और भी कुछ करना है। जेनेटिक मैप आपने मालूम कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन इंटरफेरेंस। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड इंटरफेरेंस। दोनों मैं आपको बता देता हूं। इंटरफेरेंस क्या चीज है? यू मस्ट नो कि डिग्री टू विच one crossover
degree to which one crossover interfere additional crossover in the same region is called as interference. मतलब एक जगह पर दो पॉइंट है, उनके दरमियान एक क्रॉसओवर हो चुका है ऑलरेडी, जब दूसरा होगा तो जो पहला वाला क्रॉसओवर है उसको होने से रोकेगा। तो इंटरफेरेंस क्या है कि डिग्री टू विच वन क्रॉसओवर इंटरफेयर एडिशनल क्रॉसओवर इन द सेम रीजन, एडिशनल को जो दूसरा होने जा रहा है उस रीजन में, सेम रीजन में जब एक क्रॉसओवर ऑलरेडी हुआ है और दूसरा होने जा रहा है तो पहले उसको रोकने को इंटरफेरेंस कहते हैं। समझ आ रही है आपको? डिग्री टू विच वन crossover interferes the additional crossover in the same region. और कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है? दैट इज अ रेशो। ये एक रेशो है किस चीज का? कि नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ expected double crossover, expected double crossover product। इसकी रेशो को हम कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, और कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय। देखिए अब हमने इस सारे केस में ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर और एक्सपेक्टेड हमने सबसे पहले क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर तो बड़ा सिंपल है, 5 + 3 = 8। ये क्या है हमारे पास? ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर। हमने जो हमें डेटा मिला था उसमें मौजूद था। हमारे पास जो चीज नहीं है वो ये नहीं है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। हमने ये मालूम करना है कि आखिर ये एक्सपेक्टेड कितने थे। क्या थे? एक्सपेक्टेड कितने थे? सो एक्सपेक्टेड मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है? हम प्रोपोर्शन लेंगे। प्रोपोर्शन एक होता है परसेंट वैल्यू, एक होता है प्रोपोर्शन वैल्यू। एक होता है ये तीन पोजीशन है ST SSE, इनके दरमियान ये रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है और एक इसका रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन है। फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी 14.6% और ये था 12.2%। ये क्या थी? परसेंट फ्रीक्वेंसी। और प्रोपोर्शन जो है वो है 0.146 और ये है 0.122। क्यों? क्योंकि इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। समझ आ रही है आपको? तो हमने मालूम क्या करना है कि एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट। तो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आएगी कि हम इन रीजन की प्रोपोर्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हम मालूम कर सकते हैं। वो क्या है? 0.146 × 0.122। ये क्या है हमारे पास? 0.0178। आप कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कितना आया? 0.0178। ये टोटल प्रोपोर्शन आ गया पॉपुलेशन का। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है हमारे पास? 755। अब इस पूरे पॉपुलेशन में इसका प्रोपोर्शन देखिए कितना आ गया। एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन कितना आया? 13.4। So what is expected number of double crossover? 13. यहां पर एक बात दोबारा गौर से सुन लो, ये कंसेप्ट है, इसको थोड़ा समझ लें।
13.4 है, इसका मतलब है 13 हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर 5 या अबव होता तो हम इसको 14 पे ले जाते। तो यहाँ पर चूंकि या चले हम 13.4 लेते हैं जैसा है वैसे, यानी लेकिन थर्ड कुछ ज्यादा 13 से। 13.4 का मतलब क्या है? 13 से कुछ ज्यादा होने चाहिए थे। क्या चीज? डबल क्लास और इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि होने चाहिए थे। हुए कितने? ये दरमियान में कितना डिफरेंस आ गया? 5 का कम से कम डिफरेंस आया। 5 का डिफरेंस का क्या मतलब है कि 5 डबल क्लास आवर होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इस इंटरफेरेंस की वजह से नहीं हुए। एडिशनल क्लास आवर को रोका गया है और उस इंटरफेरेंस की वजह से वो 5 जो है उस रीजन में 13 होने चाहिए थे, 8 हुए, 5 इंटरफेयर हुए। So what is coefficient of coincidence? Number of observed double crossover, that is 5 plus 3, and number of expected, that is 0.146 into 0.122 into 755, which is equal to 8 divided by 13.4, and that is equal to 0.6. चेक कर लें, यही आ रहा है आपके पास। एक दफा कंफर्म कर लें कि जो मैंने कैलकुलेशन की है यही आ रही है, यही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब निकालने के लिए हम व्हाट इज इंटरफेरेंस? 1 वेरी गुड, 1 माइनस ये कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस है 0.6, तो 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0. मतलब 40% डबल क्रॉस ओवर जो है उनको इंटरफेयर किया गया। कितने परसेंट इंटरफेयर हुए? 40%। 60% जो है वो एक्सप्रेस हुए, बाकी